नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको इस चैनल पे जीके से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है अपकमिंग डेज में। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है। एक देखिए, हिस्ट्री का भी स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है जिसमें 3000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करवाए जाएंगे। तो आप उस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो आप देख रहे हैं HAL में जो डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट निकला है, उसके रिगार्डिंग ये 22वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से सारी वीडियो देखना है और अपना नोट्स बनाते चलना है। और पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो 10 लेक्चर तक के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहां से आप आंसर के साथ उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का भी। एग्जाम डेट 24 और 25 अप्रैल है, उससे पहले ये सीरीज जरूर कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा विश्वास रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। तो देखिए, 252 नंबर क्वेश्चन है कि विथ विच गेम वाज द कसाहवा दादा साहेब जादव एसोसिएटेड। तो देखिए, कसावा दादा साहेब जादव एसोसिएटेड थे रेसलर, तो रेसलिंग से रिलेटेड थे, रेसलर थे। अब देखिए, इनका अगर शॉर्ट नाम बताऊंगा तो शायद आपको याद आ जाएगा। तो KD जाधव का आपने नाम सुना होगा, तो जी हाँ दोस्तों, वही है वो KD जाधव। तो KD जाधव रेसलिंग से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ए। अब देखिए, इनके बारे में जानिए। तो कसावा दादा साहब जादव, तो इनको देखिए निक नेम इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉकेट डायनामो के नाम से जाने जाते हैं। और इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और देखिए दोस्तों, ये रेसलर थे फ्री स्टाइल वर्ग में। और इन्होंने 1952 के यानी कि 1952 के जो हेलसिंकी ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। और वो इंडिया की तरफ से मेडल जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि KD जाधव द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल मेडल इन द ओलंपिक। तो यहाँ पर इंडिविजुअल मेडल की बात करते हैं क्योंकि हॉकी के में गोल्ड मेडल ऑलरेडी भारतीय टीम जीत चुकी थी। तो इस तरह से इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले पहले भारतीय KD जाधव थे, रेसलर थे, ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी विंडोज आर देयर ऑन द आउटसाइड वॉल ऑफ द हवा महल ऑफ जयपुर। तो चलिए आज आपको दर्शन करवाता हूँ हवा महल को। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर ही जान लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 953। तो 953 आउटसाइड वॉल है हवा महल में। तो आपको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये हवा महल का आप लोग दर्शन कर लीजिए। इसको पैलेस ऑफ द विंड्स या पैलेस ऑफ ब्रिज भी बोलते हैं, पैलेस ऑफ विंड्स या पैलेस ऑफ ब्रिज। और इसको स्ट्रक्चर को बनवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में, जो कि ग्रैंड सन थे महाराजा सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह जो कि फाउंडर थे जयपुर का। जयपुर का फाउंडर कौन थे? तो महाराजा सवाई जयसिंह। उसके पोते यानी कि ग्रैंड सन महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल को बनवाया था। और इसके जो आर्किटेक्ट थे इस हवा महल को, वो थे लाल चांद उस्ता। लाल चांद उस्ता थे। और ये देखिए, रेड और पिंक कलर्ड सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और जयपुर को 2019 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिल चुका है। टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुका है यूनेस्को का इंडिया में, जिसमें कि जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को, उसको भी दर्जा मिल चुका है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि विच कंट्री पब्लिशेस द विजडन क्रिकेटर्स अल्मानैक ऑफन कॉल्ड द बाइबल ऑफ द क्रिकेट। तो देखिए, विजडन सिर्फ आपने नाम सुना होगा और इतना ही नाम पुकारा जाता है, लेकिन फुल फॉर्म है विजडन क्रिकेटर्स अल्मानैक ऑफन लेवल बाइबल ऑफ द क्रिकेट। तो देखिए, यूके के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि धिमसा इज ए ऑफिशियल फोक डांस। तो देखिए, ऑफिशियल फोक डांस धिमसा किस राज्य का है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का धिमसा एक ऑफिशियल फोक डांस है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड। तो देखिए, इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आपको सारे फैक्ट मैं बताऊंगा। तो कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन यानी कि फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 906 में हुआ था, यानी कि 1906 में हुआ था। और इसके रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ था? तो ढाका में हुआ था। उस समय देखिए इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन उसके बाद बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश बन चुका है। तो ढाका याद रखिएगा कि ढाका में इसका फॉर्मेशन हुआ था मुस्लिम लीग का 1906 में। और इसके फॉर्मेशन करने वाले व्यक्ति थे आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां। आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां इसके फाउंडर माने जाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द
नेविगेबल इनलैंड वाटरवे ऑफ द इंडिया। तो देखिए वाटरवे जो होते हैं वो सबसे सस्ता माल ढोने का जरिया होते हैं। एयरपोर्ट अगर एयरवेज अगर करेंगे तो बहुत ही महंगा, रोडवेज भी महंगा होते हैं, लेकिन वाटरवेज सबसे सस्ता सामान ढोने का साधन है। तो इसलिए भारत में देखते होंगे कि इनलैंड वाटरवे बन रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अभी इंडिया में नेविगेबल इनलैंड वाटरवे है करीब 14,500 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर सी होगा 14,500 किलोमीटर, जिसमें कि करीब 5200 जो किलोमीटर है वो रिवर पे है, 4,000 किलोमीटर करीब कैनाल द्वारा बनाया गया है, और बाकी सब अदर छोटे छोटे रूट बने हुए हैं। तो 14,500 नेविगेबल इनलैंड वाटरवे बने हुए हैं। और इसके लिए देखिए एक इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया था 1986 में ही, जो कि स्टेटरी अथॉरिटी है, और इसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और इसके अभी चेयरमैन है अमित प्रसाद। तो ध्यान रखना है कि चेयरमैन अभी अमिताभ प्रसाद हैं। और ये आपको जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत आती है। चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके अभी मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर। तो अब देखिए जो यहाँ पर वाटरवेज है, ये ध्यान रखिएगा कि नेशनल वाटरवेज 1 इंपॉर्टेंट है, जो कि हल्दिया टू इलाहाबाद तक एक्सटेंड है। शुरू में इलाहाबाद टू वाराणसी तक था, इसको इलाहाबाद तक एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि अभी प्रयागराज से नाम से जाना जाता है। ये 1620 किलोमीटर है, और ये आपको गंगा नदी पर है। तो गंगा नदी पर है हल्दिया टू प्रयागराज या इलाहाबाद। दूसरा है नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो आप देख रहे हैं ये सादिया टू धुबरी तक है, जो कि 891 किलोमीटर है। इसी तरह से नेशनल वाटरवे 3 जो वेस्ट कोस्ट कैनाल है कोल्लम टू कोटापुरम, ये देख रहे हैं एक केरल में 205 किलोमीटर। उसके बाद नेशनल वाटरवे 4 गोदावरी कृष्णा कैनाल पे बना हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आपको नेशनल वाटरवे 1 to 3 कम से कम पता होना चाहिए कि किस रिवर पे है, और यहाँ पर आपको कौन सा स्टेट में है आपको पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इज द बांकापुरा पिकॉक सेंचुरी लोकेटेड। तो एक बांकापुरा पिकॉक सेंचुरी लोकेटेड है, वो कौन सा राज्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक में लोकेटेड है बांकापुरा पिकॉक सेंचुरी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हु वन द मिस वर्ल्ड 2019 ब्यूटी पीजेंट। तो देखिए इंपॉर्टेंट है मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स से, क्योंकि 2020 में कोविड-19 के कारण हुआ नहीं, तो 2019 वाले ही आपसे पूछे जाएंगे। तो 2019 का मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट का खिताब जीता था टोनी अनसिंह। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी, टोनी अनसिंह। तो टोनी अनसिंह इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद देखिए ये फोटो आप देख रहे हैं टोनी अनसिंह का। अब देखिए और आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ। तो देखिए ये जमैका के हैं टोनी अनसिंह, और देखिए यहाँ पर इंडिया का जीते थे 2017 में मानुषी छिल्लर। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और देखिए एक मिस यूनिवर्स होता है, तो मिस यूनिवर्स आप देख रहे हैं फोटो यही है अभी वर्तमान में मिस यूनिवर्स, जो कि 2019 में बने थे, साउथ अफ्रीका के हैं। जोजीविनी टुंजी इनका नाम है, जोजीविनी टुंजी इनका नाम है। ध्यान रखिएगा कि करंट अभी मिस यूनिवर्स हैं जोजीविनी टुंजी, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, और करंट अभी मिस वर्ल्ड हैं टोनी अनसिंह, जो कि जमैका के हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अटल भूजल योजना इज रिलेटेड टू। तो अटल भूजल योजना किससे रिलेटेड है, तो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे जो फैक्ट हैं मैं बताता हूँ। तो ऑफिशियल वेबसाइट का ही कट आउट यहाँ पर मैंने लिया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन की ऑफिशियल कट ऑफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अटल भूजल योजना, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो 2 तरह की स्कीम सरकार चलाती है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखिए स्पॉन्सर स्कीम में जिसमें कि कुछ सेंटर देती है और कुछ राज्य देती है, जैसे 60-40 90-10। तो ये आपको कुछ परसेंटेज देती है केंद्र सरकार स्पॉन्सर स्कीम में, यानी कि अगर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है तो आपको कुछ परसेंटेज देगी, लेकिन अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो पूरा खर्चा केंद्र सरकार देगी। तो यहाँ पर ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरा पैसा केंद्र सरकार देगी अटल भूजल योजना के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। 6,000
इंडियन रुपीज़ में, यानी कि 6,000 करोड़ रुपीज़ का ये प्रोजेक्ट है, ये स्कीम है। और इसमें साथ दे रहा है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक, तो इसमें देखिए 6,000 करोड़ में 3,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक देगा और 3,000 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट देगा। और इस तरह से 7 राज्यों में ये आपको प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जो कि ग्राउंड वाटर के समस्या से जूझ रहे हैं। ये राज्य आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, जिसके 78 डिस्ट्रिक्ट के 193 ब्लॉक के 8,353 ग्राम पंचायत में ये परियोजना चलाई जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए ये परियोजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो अभी वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो 23rd नंबर के हैं सुनील अरोड़ा जी, जो कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको नियुक्त करते हैं। तो कितने के लिए? तो 6 वर्ष के लिए, या फिर इनको 65 साल अगर हो जाए, जो भी इनमें से पहले आ जाएगा वो रिटायर कर जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी, 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ द 65 ईयर, विच एवर इज ईयरलियर। उसका देखिए क्वेश्चन है कि द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वेयर हेल्डिंग। तो यानी कि पहला जो राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो यहाँ पर पूछा गया है कि कब हुआ था। तो 1930 में हुआ था, यानी कि 1930 में हुआ था। तो ध्यान रखना है 1930 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कनाडा में हुआ था। उसके बाद 2010 में इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम। 2000 यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2022 में यहाँ पर 22वां कॉमनवेल्थ होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में। और 2018 में हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2018 में हुआ था। 2022 में 22वां कॉमनवेल्थ गेम होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में। और फर्स्ट हुआ था 1930 में कनाडा में। क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द निजाम सागर डैम। तो देखिए हैदराबाद के जो निजाम थे उन्हीं के नाम पे निजाम सागर डैम रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि निजाम सागर डैम कहाँ पर है? तो तेलंगाना में है। अब देखिए निजाम सागर डैम एक इंडियन डैम है, जो कि हैदराबाद के निजाम पे रखा गया है। और ये आपको रिजर्वेयर कंस्ट्रक्टेड किया गया है मंजीरा रिवर पर। तो मंजीरा रिवर पे यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। जो मंजीरा रिवर पूछा जाएगा तो एक गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन डिड इब्राहिम लोदी बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो ये आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत का काल चला है 1206 से लेके आपको 1526 तक। तो 1526 तक यहाँ पर चला है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, 1526 में मुगल वंश की फिर स्थापना कर दी गई थी बाबर के द्वारा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लोदी वंश अंतिम सल्तनत वंश था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोदी वंश, जो कि गुलाम वंश से शुरू हुआ था और लोदी वंश पे जाके खत्म हुआ। और 1517 में, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी, 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। और इब्राहिम लोदी के बीच में ही पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई बाबर के बीच में, जहाँ पर बाबर विजयी होगा और मुगल वंश की स्थापना हुई। और उसी लड़ाई में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई, यानी कि इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में ही मारे गए थे। तो ध्यान रखना है कि लेकिन ये गद्दी पर बैठे थे 1517 ईस्वी में। अब देखिए द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर। तो देखिए जो यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक का काम है कि ये आपको ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों को बढ़ावा देना, जो बैंक लेन देन होती है। तो आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर गांव में ये बैंक आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि केरला ग्रामीण बैंक है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। इस तरह से ग्रामीण बैंक आपने देखा होगा। तो वही है, आपको पूछा जा रहा है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1975 में। और अभी तक आपको पता होना चाहिए कि 43 RRB है, दैट इज ए रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया। 43 रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया, नाउ 43। क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया वाज टेकन फ्रॉम। तो ये मैंने क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं, लेकिन आपको फिर से बता रहा हूँ कि USSR के संविधान से लिया गया है
कंसेप्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। और इसको शुरू से संविधान में नहीं था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ, तब जाकर यहाँ इसको ऐड किया गया। शुरू में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताए गए थे, लेकिन एक और जोड़ा गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में करके, राइट टू एजुकेशन। तो 11 टोटल अभी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि आर्टिकल 51A में मेंशन है और पार्ट 4A में मेंशन है। पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में, और स्वर्ण सिंह की कमेटी के सिफारिश के आधार पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था भारतीय संविधान में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।